सभी का स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। इंटर की परीक्षा हुई शुरू। 65 परीक्षा केंद्र पर शामिल हुए 54,000 छात्र। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट के खिलाफ राजद के कार्यकर्ताओं ने शहर में जुलूस निकालकर बजट की प्रतिलिपि जलाई और मुसहरी थाना की पुलिस ने छापेमारी कर पुलिस लिखा लग्जरी कार और शराब के साथ 11 लोगों को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। जिले में इंटर की परीक्षा शुरू हो गई है। 65 केंद्रों पर कुल 56,000 छात्र शामिल हुए। जिला प्रशासन की ओर से भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। जिले में इंटर की परीक्षा मंगलवार से शुरू हो गई है, जिसको लेकर जिले के 65 केंद्रों पर परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। 38 केंद्रों पर छात्राएं और 27 केंद्रों पर कुल 56,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। जिले में 4 केंद्रों को मॉडल केंद्र बनाया गया है। RBBM कॉलेज, RK केडिया गर्ल्स हाई स्कूल, एशियन पब्लिक स्कूल और प्रभात तारा स्कूल को इंटर परीक्षा में आदर्श केंद्र बनाया गया है। सभी केंद्रों को गुब्बारा और झालरों से सजाया गया है। RBBM कॉलेज में शिशु सदन स्थापित किया गया है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने बताया कि कई छात्राएं ऐसी होती हैं जिनके छोटे बच्चे होते हैं। परीक्षा अवधि में उनके स्वजन बच्चों को लेकर उस शिशु सदन में रह सकेंगे। पहली पाली में मॉडल केंद्रों पर परीक्षार्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं देखने को मिली। परीक्षार्थियों को टॉफी खिलाकर मुंह मीठा कराया गया। साथ ही पूरे सेंटर को विशेष रूप से सजाया गया है और विशेष व्यवस्थाएं किया गया है। रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय की ऐसी व्यवस्था होती है कि इसको हमेशा आदर्श केंद्र बनाया जाता है और इसके तहत पूरे परिसर को गुब्बारों से और झालरों से सजाया गया है। रेड कारपेट वेलकम जिसको कहते हैं छात्राओं को देना, वो हम लोग रेड कारपेट वेलकम दे रहे हैं कि छात्राएं तनाव मुक्त होकर परीक्षा के केंद्र पर आ सकें। और इसके अतिरिक्त हमने फ्रिस्किंग की अलग घेराबंदी करके व्यवस्था करवाई है और सभी छात्राओं का SOP का पालन करते हुए थर्मोमीटर से हम लोग जांच कर रहे हैं टेम्परेचर का। इसके अतिरिक्त सैनिटाइजर है, अतिरिक्त मास्क हमने सेंटर पर रखा है कि जो छात्रा बिना मास्क के आ रही है उसे हम मास्क भी उपलब्ध करवा सकें। और इसके अतिरिक्त जो 2 और व्यवस्था है वह है कि सभी छात्राओं का मुंह मीठा करा के, प्रथम दिन मुंह मीठा करा के प्रवेश कराया जा रहा है। हमारी संस्कृति है कि कोई भी शुभ काम मुंह मीठा करके करना चाहिए, तो छात्राओं के ये करियर का पॉइंट है, इसलिए उनका मुंह मीठा करा करके प्रवेश दिलाया गया। और एक व्यवस्था है जो हम हमेशा करते हैं, वह है शिशु सदन की व्यवस्था। कई ऐसी परीक्षार्थी आती हैं जिनके गोद में नवजात शिशु होता है और उनकी टेंशन होती है कि वो बच्चों को बहुत देर तक अपने से अलग नहीं रख सकती। तो ऐसी स्थिति में शिशु सदन में उनकी माता रहे या उनकी सास रहे, और अगर बीच में उनको बच्चे को दूध पिलाना है, फीड करवाना है, तो परमिशन लेके एक शिक्षक के साथ वो उस कमरे में जाके अपने बच्चे को दूध पिला सकती हैं और उनके बच्चे के सोने के लिए वहाँ अच्छी व्यवस्था की गई है। तो ये तमाम व्यवस्था हमने आदर्श केंद्र पर करवाया है ताकि हमारी छात्राएं एकदम तनाव मुक्त होकर के यह परीक्षा दे सके। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए आम बजट का विरोध करते हुए राजद के सदस्यों ने बजट की प्रतिलिपि जलाई। केंद्र सरकार के द्वारा पेश किए गए आम बजट 2022 के विरोध में महानगर राष्ट्रीय जनता दल ने सरियागंज टावर पर आम बजट 2022 के सांकेतिक प्रति को जलाकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी किया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि यह आम बजट 2022 जन विरोधी बजट है। इस बजट को पेश करके केंद्र सरकार ने अपनी नाकामी को छिपाने का काम किया है। केंद्र सरकार का आम बजट 2022 पूंजीपतियों का बजट है। इस बजट में गरीब मजदूर, नौजवान, किसान तथा देश के आधी आबादी महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है। आरोप लगाते हुए कहा कि इस बजट में बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। मंत्री ने जो केंद्र में बजट पेश किया है, ये बजट गरीब विरोधी बजट है, मध्यम वर्गीय विरोधी बजट है, किसान विरोधी बजट है, आम जनता विरोधी बजट है, छात्र विरोधी बजट है, नौजवान विरोधी बजट है, महिला विरोधी बजट है। आज तक आजादी के बाद
जितने भी बजट देश में पेश हुए हैं उन सब में अगर देखा जाए तो आज का जो ये बजट है बिल्कुल घटिया बजट है। इसमें जो है केंद्र सरकार ने सिर्फ आय वास करने का काम किया है, लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया है और आज की इस बजट से आम जनता में काफी रोष और गुस्सा है और लोग ये बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है इससे घटिया बजट आज तक आजादी के बाद देश में कभी पेश नहीं। आज क्या कुछ किए हैं? आज क्या कुछ किया बजट को लेकर? आज मुजफ्फरपुर महानगर राष्ट्रीय जनता दल ने इस मुजफ्फरपुर के ऐतिहासिक स्थल सरैयागंज टावर पर जो है आम बजट का सांकेतिक प्रतीक जलाने का काम किया। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट पर व्यापारी और आम लोगों ने नाराजगी जताई। कोरोना महामारी के बाद ये आम बजट लोगों को बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन आज जब वित्त मंत्री ने आम बजट पेश की तो लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कि ये एक राहत भरा ये आम लोगों के लिए ये बजट होगा, लेकिन उम्मीदों की किरण पर निराशा हाथ लगी जब आम लोगों यानी मिडिल क्लास के इस बजट में कुछ नहीं दिखा। आपको मैं बता दूं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो आम बजट पेश की उसमें किसानों के लिए एक बड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन जो व्यापारी वर्ग है वो काफ़ी उम्मीद लगाए थे, उनको निराशा जरूर हाथ लगी है। आपको सबसे महत्वपूर्ण इस बजट में रहा क्रिप्टो करेंसी, जो कि एक डिजिटल करेंसी है जिस पे लोग असमंजस में थे, लेकिन आरबीआई ने एक डिजिटल करेंसी निकालने की जैसे ही घोषणा की और सरकार द्वारा क्रिप्टो करेंसी पर जो टैक्स लादे गए, इससे जो इसमें निवेशक है उसको एक विश्वास जगा है कि क्रिप्टो करेंसी में जो निवेश करना है वो मतलब हेल्पफुल होगा। आपको मैं बता दूं कि जो मुजफ्फरपुर ज़िले के व्यापारी वर्ग है वो सबसे पहले उन लोगों ने इस आम बजट पर क्या कहा वो मैं सुनवा देता हूं। व्यवसायियों का कई वर्ग है, एक कोई फैक्ट्री चलाते हैं, कोई आपको कहते हैं कंपनी चलाते हैं, लेकिन हम लोग जो व्यापारी हैं नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 80% व्यापारी ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग का मतलब आप समझते होंगे, कहीं से माल देश के कोने से लाकर बिहार लाते हैं और उसको हम लोग बेचते हैं, उससे जो टैक्स होता है उसको भरते हैं और वो जमा करते हैं, यही हम लोग का काम है। तो इस बजट से हमारे वर्ग के जो व्यापारी हैं उन सबको कोई आशा नहीं हुई है, निराशा है। होगा अच्छा होगा बजट, लेकिन हमको कुछ नहीं पड़ा तो हम क्यों अच्छा कहें, हम लोग तो निराश है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 नेशन 1 टैक्स की बात जिस दिन की थी, हमारे ट्रेडिंग करने वाले सारे व्यापारी गुदगुद होकर कूद रहे थे कि वाह रे वाह क्या होने वाला, लेकिन आज भी वही है। ट्रेड लाइसेंस हमको लग रहा है, पैसा कर लग रहा है, जीएसटी लग रहा है, इनकम टैक्स लग रहा है, विभिन्न तरह के टैक्स के लिए हम ऑफिस और साहब लोग के यहाँ सीए लोग के यहाँ चक्कर लगाने, कहाँ 1 नेशन 1 टैक्स हुआ। ये तो हमको वो हो गया लॉलीपॉप आपने दिखाया। प्रधानमंत्री जी विश्व के श्रेणीय प्रधानमंत्री कहलाते हैं, लेकिन हम लोगों को जो ट्रेडिंग करने वाले व्यापारी हैं नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए, उनको उस घोषणा के बाद से आज तक किसी तरह की खुशी नहीं हुई कि 1 नेशन 1 टैक्स का मतलब कि क्यों देंगे हर जगह टैक्स। आज 2 साल से सभी वर्ग के लोग, सारे व्यापारी वर्ग, सारे माने होटल वर्ग, सारे इवेंट वर्ग, जो इस बुरी मार से, कोरोना की बुरी मार से जूझ रहे थे, इन लोगों को इस बार ये आस था कि सरकार हम लोगों की सुनेगी और इस पर कोरोना को देखते हुए इस बार कुछ स्पेशल पैकेज देगी। लेकिन इस बार जो सरकार ने बजट दिया है वो लॉलीपॉप थमा दिया है और कुछ भी नहीं दिया है सरकार ने। ठीक है, सरकार ने कुछ अच्छी योजना भी लाई है,
लेकिन उस योजना से व्यापारी वर्ग को कोई भी लाभ होने वाला नहीं। एपेक्स इन्वेस्टमेंट में जो इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है अपनी, उससे नए सड़कें, नए कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर में आवंटन बढ़ेगी। ने बजट पेश किया, इसमें आम जनता के हित के लिए कुछ भी नहीं है। लिमिट सीमा बढ़ाई जानी चाहिए थी। व्यवसायियों को इसका कोई भी लाभ नहीं मिला है। चूँकि अभी व्यवसायी 2 वर्ष से कोरोना काल से ग्रसित हैं, उन्हें कुछ इसका फायदा मिलना चाहिए था जो नहीं मिला है। हाँ, वंदे मातरम ट्रेन जो इन्होंने चलाई है वो बिहार में कितनी आवेगी, इसका फायदा बिहार की जनता को मिलेगा। 60 लाख नौकरियां देने की जहां तक इन्होंने घोषणा की है, उससे कुछ बेरोजगारी दूर होगी, लेकिन व्यवसायियों के हित के लिए कुछ भी इस बजट में प्रतीत नहीं होता है जो होना चाहिए था। और एक कि प्रधानमंत्री जी ने जब घोषणा की थी कि 1 टाइम 1 टैक्स, उसमें प्रोफेशनल टैक्स भी व्यवसायियों से लिए जा रहे हैं और ट्रेड लाइसेंस भी लिए जा रहे हैं। दोहरी मार जो व्यापारियों पर पड़ रही है, इसका व्यापारी समाज में काफ़ी क्षोभ है। इस आम बजट से जो हमने आशाएं की थी वो निराशाजनक में बदल गई है। पिछले 2 साल से जो कोरोना की मार हम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो झेल रहा था, उसके लिए हमने बहुत आशा की थी कि कुछ ना कुछ राहत पैकेज आएगा। उसकी कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद थी जो इस बजट में अनाउंस नहीं किया गया। दूसरी बात कि आम लोगों के लिए ये बजट बिल्कुल भी निराशाजनक है। इस बजट में आम लोगों के लिए, मध्यम लोगों के लिए कुछ भी हमने जो सोचा था वो अनाउंस नहीं किया गया है। तीसरी एक जो बात मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है कि ये 1 नेशन और 1 रेट की जो बात करते थे हमारी सरकार, उस पर भी खरी नहीं उतरती है। इसीलिए कि जो CNG या जो पेट्रोल दिल्ली में और मुंबई में CNG 45 रुपये है, वही दूसरे स्टेट में बिहार में 70 रुपये है। जो पेट्रोल 100 रुपये दिल्ली मुंबई में है, वही पेट्रोल का रेट 110 रुपये है। तो 1 नेशन और 1 टैक्स की तो बात कहीं से भी यहाँ पे कारगर दिखती नहीं है। आपने सुना कि व्यापारी लोगों ने क्या कहा और कैसे उनकी उम्मीद जो लगी थी केंद्र सरकार पर, उस पर निराशा हाथ लगी। व्यापारी के लिए कुछ नहीं किया, ये व्यापारियों का कहना था। अब हम आपको आम लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो सुनवाते हैं और उसके बाद मैं बात करता हूँ। इस आम बजट में आम जनता के लिए अथवा गरीब, मजदूर, नौजवान के लिए कुछ भी नहीं है। आज इस आम बजट में कहीं जिक्र किया गया है कि जो 1030 रुपये अभी वर्तमान समय में गैस का सिलेंडर चल रहा है, ये कमेगा या बढ़ेगा, इसका कुछ नहीं है। और जो टैक्स का स्लैब आया है, इस टैक्स का स्लैब का भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। दूसरा, आप 60 लाख नौकरी के वादा कर रहे हैं। इससे पहले कोरोना काल के समय में माननीय प्रधानमंत्री जी अरबों खरबों रुपये के घोषणा कर रहे थे। उस घोषणा का तो इसमें कोई जिक्र नहीं हुआ कि कैसे वो पैसा खर्चा हुआ या कैसे नहीं हुआ। रोजगार देने का जो या नौकरी देने का बात की जा रही, धरातल पे कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही नहीं बना हुआ है। अगर स्ट्रक्चर बना होता तो किस स्ट्रक्चर में देना है, कैसे देना है, कहाँ देना है, इसका जिक्र होता। कहीं है? आप देख के बताइए आप लोग। और किसी को भी इस बजट पे है तो हमें आके बताए कि हाँ ऐसे ऐसे सुविधा मिलेगा आम जनता को। आज पर डे आप न्यूज़ चैनल, अखबार उठाइए, पेपर उठाइए, कितना बेरोजगारी दर बढ़ते जा रहा है। कल के ही अखबार में आया था जो कोरोना काल में बेरोजगारी दर थी, उससे 3 गुना अभी बेरोजगारी दर बढ़ गया है। नौजवान को नौकरी नहीं मिल रहा है, प्राइवेट सेक्टर हो चाहे या आपको सरकारी नौकरी की तो बातें भूल जाइए। क्रिया यही है कि बस झोलझाल है। सिर्फ जनता की जो वाजिब मुद्दे हैं, जो टैक्सेशन में जो स्लैब में फ़र्क होना चाहिए था, गैस का दाम आसमान छू रहा है, पेट्रोल डीजल का दाम आसमान छू रहा है, महंगाई आसमान छू रहा है, इस पर तो कोई बजट में कोई प्रावधान ही नहीं है। और साथ ही साथ बड़ा दुख की बात है, आज फिर से 2 करोड़ रोज़गार तो वो दे नहीं पाए प्रत्येक वर्ष देने का जो वादा किए थे। आज फिर से 60 लाख रोज़गार, नए रोज़गार देने का वादा कर दिए। तो कम्प्लीटली आज का जो बजट है वो जनता के उम्मीदों से परे है। जनता की उम्मीदों से उसका कोई संबंध नहीं है। आम लोगों ने साफ कह दिया कि ये सरकार जो है आम लोगों के बारे में नहीं सोचती है। जो नौकरी देनी चाहिए थी, चूँकि कोरोना काल के बाद आप सब लोगों को मालूम है कि पूरे देश में नौकरी की कितनी बड़ी समस्या आ गई और आम लोग और गरीब हो गए। लेकिन ये सरकार जो देना चाहिए था आम लोगों को, वो विशेष छूट देनी चाहिए थी, वो
नहीं मिला, जिससे आम लोग काफ़ी नाराज़ भी हैं और नाखुश भी हैं। अब मैं बता दूं कि जो टैक्सेशन है, जो केंद्र सरकार ने पिछले 2 वर्षों से जो आम लोगों के यानी आईटी रिटर्न में जो टैक्सेशन है उसमें कोई बदलाव नहीं किया है, और ना ही जो जीएसटी है उसके फॉर्मेट में कोई राहत देने की कोशिश नहीं की है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये आम बजट आम लोगों के लिए क्या महत्व रखा। अपने सहयोगी सोनू शर्मा के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। मुशहरी थाना क्षेत्र के बुधनगरा गांव में ताड़ का पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। जिले के मुशहरी थाना क्षेत्र के बुधनगरा इलाके में खजूर का पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। वह जलावन के लिए लकड़ी काटने निकला था। लकड़ी काटने के दौरान अचानक खजूर का पेड़ उसके शरीर पर जा गिरा। इसमें वह पेड़ के नीचे दब गया, जिसमें उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। इधर मृतक के परिजनों को जब मौत की खबर मिली तो घर में कोहराम मच गया। घर की महिलाओं में चित्कार मच गई। मृतक बुधनगरा राधा वार्ड नंबर 1 का रहने वाला 45 वर्षीय दिनेश चौधरी था। घटना के बाद गांव में मातम छा गया। इधर मामले की सूचना मुशहरी पुलिस को दे दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की। इधर मृतक के बेटे ने बताया कि उसके पिता जलावन के लिए लकड़ी काटने निकले थे। इसी दौरान उनके ऊपर पेड़ गिर गया। इसमें उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इधर पुलिस का कहना है कि मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। मृतक के परिजनों का फर्द बयान दर्ज करने की कवायद की जा रही है। क्या नाम हुआ आपका? उनका मृतक का क्या नाम है? दिनेश कुमार चौधरी। आपका क्या नाम है? चंदन कुमार। कौन है आपके वो? पापा है कि जलावन के लिए पेड़ पर चढ़े थे, उसी के दरमियान पेड़ टूट गया, गिर करके उस दब गया चप करके। आगे क्या की प्रक्रिया सर के द्वारा की जाएगी? आगे थी इंक्वेस्ट करा दिए हैं, पोस्टमार्टम कराया जाएगा SKMCH में। शराबबंदी कानून को सफल बनाने को लेकर शराब से जुड़े हुए लोगों को मुख्य धारा में जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर जिला प्रशासन कवायद तेज कर दी है। शराबबंदी कानून को बिहार में और भी सफल बनाने के साथ अब तक के शराब से जुड़े हुए लोगों को मुख्य धारा में जोड़कर अब रोजगार उपलब्ध कराए जाने को लेकर पहल तेज हो गई है। जीविका के माध्यम से अब रोजगार उपलब्ध कराए जाने और सामाजिक रूप से मुख्य धारा से जुड़कर अपनी आजीविका को बेहतर बनाने की पहल की जा रही है। SDO पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में विशेष रूप में शराब की कार्रवाई के बाद रोजगार में आई कमी को पूरा करने को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और मत्स्य के साथ अन्य क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं पूर्ण रूप से उपलब्ध है, जिसको वित्तीय मदद करने के साथ रोजगार की उपलब्धता कराई जाएगी। इसको लेकर राज्य सरकार के निर्देश पर जीविका के माध्यम से जोड़कर स्वावलंबन के तहत रोजगार सृजन कराए जाने के साथ वित्तीय मदद दी जाएगी, ताकि शराबबंदी कानून लागू होने के बाद शराब से जुड़े हुए लोग इसमें जुड़कर अपना बेहतर जीवन निर्वाह कर सके। इसको लेकर अनुमंडल पदाधिकारी ज्ञान प्रकाश ने जानकारी देते हुए कहा कि शराब से जुड़े हुए लोग और शराब के कारोबार के साथ काम कर अपने परिवार को जीविकोपार्जन करने के साथ निर्वाह करने के बाद बेरोजगार हुए लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने की ये पहल की गई है। पहल की जा रही है, उसमें जीविका को हम लोग नोडल विभाग बनाए हुए हैं कि जो भी सतत जीविकोपार्जन है, जो भी पहले की शराब के धंधे में जुड़े हुए व्यक्ति थे और आज के डेट में उनको रोजगार चाहिए, उसके लिए जीविका से उसको जोड़ना है, रजिस्टर्ड करना है और फिर उसको बैंक के माध्यम से हम लोग रिफाइनेंसिंग भी कराएंगे। और जो भी ग्रामीण स्तर पर जो रोजगार है, जो मछली पालन है, कुक्कुट पालन है, जो है वो अपना रोजगार जो करना चाहते हैं या कोई दुकान ही चलाना चाहता है तो उसको लोग हम लोग जीविका से जोड़ के उसको फाइनेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराएंगे ताकि वह अपना रोजगार अच्छा से कर सके और मेन स्ट्रीम में जुट सके। अनुज्ञप्ति प्राप्त जो शराब विक्रेता थे उनके लिए या जो अवैध शराब की बिक्री कर रहे थे उनके लिए? उसमें कोई भी जैसे जो पुराना व्यवसाय करता था यानी कि शराब के धंधा से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ था, वो है ही उसको प्रायोरिटी बेसिस पे, क्योंकि अब एक्ट के बन जाने के चलते ऑलरेडी अपराध है, शराब बनाना, बेचना, पीना सब चीज़ अपराध है। तो प्रायोरिटी बेसिस पे कहीं भी अगर संज्ञान में प्राप्त होता है तो उसको हम करेंगे ही। और जनरल जीविका से जो रोजगार देने का सवाल है यह पहले से ही चला आ रहा है, लेकिन प्रायोरिटी बेसिस पे उन क्षेत्रों में जहाँ वैसे लोग हैं
उसको प्रायोरिटी बेसिस पहचान करके हम लोग सतत जीविकोपार्जन से जोड़ के और जितना यथासंभव हो सके शीघ्र से शीघ्र उनको रोजगार देने का काम करेंगे। जिले में कोई ब्लॉक को चिन्हित किया गया है? सभी ब्लॉक में प्रोग्राम चल रहा है। सतत जीविकोपार्जन का जो प्रोग्राम है उसमें तो ऑलरेडी बोचहा में भी डीडीसी साहब गए थे, वीडियो गए थे, बहुत अच्छा प्रोग्राम भी हुआ था। हम लोग भी जहाँ जहाँ मीटिंग कर रहे हैं सभी जगह सतत जीविकोपार्जन के बारे में बताया जा रहा है। अभी कल की घटना एक मुसहरी में हो गई है, अभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से भी बात हुई है, तो उसको भी हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पे लेकर सभी को रोजगार से जोड़ेंगे। और वहाँ जो इस धंधा छोड़े हुए हैं वो ऑलरेडी लोग इंटरेस्टेड भी हैं, जैसे अभी एसडीपीओ से जैसे बात हुई थी। मुसहरी थाना क्षेत्र की पुलिस ने छापेमारी कर पुलिस लिखाल एक लग्जरी कार, शराब समेत कुल 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को चकमा देने के लिए शराब माफिया नित्य नए नए आइडिया अपनाते हैं। ताजा मामला जिले से सामने आया है, जिसमें पुलिस लिखी गाड़ी से शराब की तस्करी होने का पता लगा है। डीएसपी ईस्ट मनोज पांडे और मुसहरी थानेदार शशि भूषण कुमार के नेतृत्व में टीम ने मुसहरी के रहुआ इलाके से 2 शराब धंधेबाज को दबोचा। उनकी निशानदेही पर मुजफ्फरपुर हाजीपुर रोड स्थित मधौल के समीप से 9 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। 2 लग्जरी कार बरामद किए। एक गाड़ी पर आगे में नंबर प्लेट के ऊपर पुलिस लिखा हुआ था, जो बारीकी से देखने पर दिख रहा था। डीएसपी ईस्ट ने बताया कि इसमें अंतरराज्यीय गिरोह के तस्कर भी हैं, जो झारखंड के रांची पलामू के रहने वाले। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। हर इंसान की ख्वाहिश होती है एक सुंदर सा घर हो, वह भी अपना। इन सपनों को पूरा करने के लिए मुजफ्फरपुर में आ गया है देवांशी बिल्डर एंड डेवलपर्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी आपको ऐसा टाउनशिप प्रोवाइड कर रही है जो कि सारी सुविधाओं से सुसज्जित होंगी। गेटेड सोसाइटी, पार्क, वर्शिप प्लेस, कवर्ड ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी और ब्लैक कारपेट रोड की सुविधा भी दी जा रही है। तो अपने घर के सपनों को पूरा करने के लिए हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा पता है आरके हाउस NH 77 मलंग स्थान मंदिर के पीछे, पटना रोड, अतिथि होटल के निकट, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9031800212 और 9031800213। This is our company Devanshi Builders and I am the Business Development Manager of this company. हमारी कंपनी नोएडा की बेस्ड कंपनी है, जो कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर लोकेशन में फर्स्ट मेगा टाउनशिप प्रोजेक्ट रन कर रही है, जिसमें कि आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। गेटेड सोसाइटी, पार्क, टेम्पल, पिच रोड, अलॉन्ग विद दैट पार्क एंड टेम्पल, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी हमारे प्लॉट पे। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 763509138 या फिर 763509138 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 76350913996 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अगर आप स्टूडेंट हैं क्लास 7th के या फिर 8th के, 9th के या फिर 10th के, तो आइए जीनियस क्लासेस आपके लिए लेकर आया है
टैलेंट सर्च एग्जाम 2022। जल्दी कीजिए, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस के फ्रंट डेस्क से। घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब चार दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इम्पोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली पानी टंकी स्थित वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनांस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनांस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के मालीघाट मोहल्ले में चोरों ने घर का ताला काटकर 2 लाख की संपत्ति के साथ 15,000 की संपत्ति की चोरी की। जिले में ठंड का प्रकोप जैसे जैसे बढ़ रहा है, चोरी की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। हर दिन जिले में कहीं न कहीं दुकान और घरों को निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस भी गश्ती के नाम पर खाना पूर्ति कर रही है। ताज़ा मामला शहर के मालीघाट का है। चोरों ने देर रात निजी कंपनी के कर्मी जगदीश प्रसाद के घर का ताला काटकर 2 लाख से अधिक की संपत्ति चोरी कर ली। इसमें 15,000 कैश, स्मार्ट टीवी और सोने चांदी के आभूषण थे। कर्मी ने बताया कि उनके ससुर का देहांत हो गया था। वे लोग सपरिवार श्राद्ध क्रम में शामिल होने दरभंगा गए हुए थे। घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था, जिसका फुटेज उनके मोबाइल पर भी दिखा जा सकता है। अगले सुबह उनके बेटे ने जब मोबाइल पर फुटेज देखा तो पाया कि रात के करीब 1:30 बजे 5 की संख्या में कुछ नकाबपोश लोग घर की रेकी कर रहे हैं।
इसके बाद दो शातिरों ने घर का ताला काट दिया। फुटेज देखते ही मिठनपुरा थाना को इसकी सूचना दी गई। थानेदार भागीरथ प्रसाद ने गश्ती पदाधिकारी को मौके पर भेजा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। ताला काटकर बाहर फेंका हुआ मिला। पुलिस वहां से लौट गई। इसके बाद गृहस्वामी सपरिवार दरभंगा से वापस अपने घर लौटे। अंदर जाकर देखा तो पाया कि कमरे का सामान बिखरा पड़ा है। लॉकर काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। घर वालों के आने के बाद दोबारा पुलिस पदाधिकारी जांच को पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने ले लिया है। थानेदार ने बताया कि फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने की कवायद की जा रही है। हम लोग 25 तारीख की रात सारा परिवार, हमारे ससुर जी के देहांत हो जाने के कारण सारा परिवार घर में ताला लगाकर दरभंगा के लिए चले गए और करीबन कल 3:30 बजे रात्रि 3:30 बजे सुबह जब हमारे बेटे ने अपने मोबाइल पर सीसीटीवी कैमरे का फुटेज चेक करना चाहा तो उस दरमियान उसने देखा कि मतलब कि ये 1:20 पर करीबन 4-5 लोगों ने घर के आगे, कुछ लोग रेकी कर रहे थे और कुछ लोग मतलब कि घर का ताला तोड़ रहे थे। घर का ताला तोड़ने के दरमियान वो लोग घर में अंदर प्रवेश कर गए। अंदर जाने के लिए और एक रूम में ताला लगा हुआ था, उसे भी तोड़ दिया और उसके बाद वो लोग घर में प्रवेश कर गए। प्रवेश करने के दरमियान एक स्मार्ट टीवी और 2 लॉकर तोड़कर उसमें रखे सोने के सामान, चांदी के सामान और वाईफाई और 2 मोबाइल वगैरह ये सब सारा सामान लेते हुए वो लोग निकल गए। करीबन मतलब कि और 15,000 रुपया नगद भी था। करीबन मतलब कि 1.5 लाख रुपया से ऊपर का। कितने की संख्या में सीसीटीवी में कैद हुआ है चोर? जी। कितने की संख्या में थे? 5 लोग थे। 5 लोग थे जी। और क्या लोग ताला तोड़ रहे थे यहाँ पर? ताला 2 लोग तोड़ रहे थे और लोग आसपास में? और लोग आसपास बैठे हुए थे, आमने सामने के घर के आसपास वॉच कर रहे थे। पुलिस आई है जांच करने? जी, पुलिस आई है और सारी चीज़ मतलब हमने रात में ही पुलिस को फ़ोन किया। रात में भी पुलिस आई और उसने मतलब पहले पुलिस ही अंदर मतलब कि घुसी और उसके बाद अभी सुबह हम लोग दरभंगा से आने के दरमियान थाना में गए। थाना में एक FIR किया। ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस के सदस्यों ने अपनी स्थापना दिवस पर जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। ग्लोबल कास्ट जिला इकाई की ओर से मंगलवार को ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस के स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर गरीबों के बीच 150 कंबल का वितरण किया गया। वहीं जिला अध्यक्ष ने बताया कि सभी जगह पर असहाय जरूरतमंद गरीबों को कंबल का वितरण किया गया है। कॉन्फ्रेंस जिला इकाई की ओर से मुजफ्फरपुर में ग्लोबल कास्ट का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आदेशानुसार आज हम लोग मुजफ्फरपुर में गरीबों के बीच कंबल का वितरण किए, क्योंकि हम लोग का असहाय लोगों को ऐसा काम करना है। साथ साथ हम लोग अब आगे की जो कार्रवाई होगी, हम लोग 4 तारीख को पौधारोपण का भी कार्यक्रम करेंगे। वह कार्यक्रम आगे जब होगा फिर आप लोग को इन्फॉर्मेशन देंगे। गरीब बच्चों को पेंसिल और कलम भी देना है, तो इन सब काम करके मास्क भी बांटना है। ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस की ओर से स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आज 1 तारीख को ही हम लोग की स्थापना हुई थी, इसलिए आज हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। सरस्वती पूजा को लेकर नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें SDO पूर्वी टाउन, DSP समेत शांति समिति के सभी सदस्य शामिल हुए। जिले में सरस्वती पूजा करनी है तो जान लीजिए प्रशासन के कुछ नियम, अन्यथा आप कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। SDO पूर्वी ज्ञान प्रकाश और टाउन DSP राम नरेश पासवान ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। 11 बिंदुओं को पूरा करना होगा, तभी आप पंडाल में पूजा कर सकते हैं। इसे लेकर मंगलवार को नगर थाना पर एक बैठक भी हुई, जिसमें शांति समिति के सदस्य शामिल थे। सभी ने प्रशासनिक नियम पर अपनी मोहर लगाई। पूजा पंडाल के लिए लाइसेंस लेना तो अनिवार्य ही है। इसके अलावा भी कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसका पालन करना भी अनिवार्य है। मानकों को पूरा नहीं करने वाले समितियों पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। पूजा पंडाल के लिए लाइसेंस संबंधित थाना से मिलेगा। आपको बता दें कि सार्वजनिक स्थल पर पूजा की अनुमति नहीं है।
पूजा आयोजन में 25 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। जो शामिल होंगे उन्हें वैक्सीन का दोनों डोज लगा होना अनिवार्य होगा। कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन कराना आयोजक की जिम्मेवारी होगी। पूजा में कोई खेल तमाशा नहीं होगा। पंडाल की सीमा 20 बाय 20 से अधिक नहीं होगी। पंडाल में सीसीटीवी कैमरा और अग्निशमन यंत्र लगाना अनिवार्य है। ग्रामीण क्षेत्र में जुलूस का विसर्जन वहीं पर होगा। कार्यक्रम में डीजे पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। सभी आयोजक 10 बाय 10 वॉलंटियर रखेंगे। विधि व्यवस्था की समस्या होने पर आयोजक जिम्मेवार होंगे। पूजा पंडाल में भीड़ नहीं लगाएंगे, अन्यथा कार्रवाई की जा सकती है। 5 फरवरी को जो सरस्वती पूजा होना है उसको लेकर के नगर थाने में एसडीएम साहब की अध्यक्षता में एक शांति समिति की मीटिंग थी। उसमें जितने भी गाइडलाइन हैं सभी आयोजनकर्ता को उपलब्ध करा दी गई है और लिखित रूप में भी उनको जो भी शर्तें हैं उनको उपलब्ध करा दिया गया है। क्या है गाइडलाइन सर? गाइडलाइन बहुत सारे हैं, जैसे सार्वजनिक स्थान पर सरस्वती पूजा नहीं किया जाएगा, जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा, डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। इसमें जो भी संख्या दिया गया है वो मानक जो संख्या है उसके हिसाब से ही लोग रहेंगे उसमें, और जो कोविड के दोनों वैक्सीनेटेड हैं वही इसमें शामिल हो सकते हैं। इस तरह से कई शर्तें हैं उनको उपलब्ध करा दिया गया है। जो भी आयोजन करता है हमें उनको लेना है और इसके लिए थाने में भी कह दिया गया है कि उनको लाइसेंस सभी लोगों को आयोजन करता को दें। भारतीय एकलव्य सेना के सदस्यों ने राम पुकार सहनी की 9वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। राम पुकार सहनी की 9वीं पुण्यतिथि मनाई गई। भारतीय एकलव्य सेना की ओर से दिनेश सहनी की अध्यक्षता में मनाई गई। प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि स्वर्गीय सहनी के जीवन संघर्ष से हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। अभी भी उनका अधूरा सपना साकार नहीं हुआ है। वहीं निषाद समाज के साथ साथ दबे कुचले समाज को आगे बढ़ाने के लिए हर क्षेत्रों में लगातार अपने जीवन काल में प्रयास करते रहे। हम लोग उनकी पुण्यतिथि पर संकल्प लेते हुए कहा कि उनके द्वारा बताए गए पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे। एक समाज सेवी, विद्वान, गरीब स्थान के ट्रस्टी और हम लोग के जो संगठन है निषाद समाज का उसके जिला अध्यक्ष रहे श्री राम पुकार सहनी, जो एक आज ही के दिन 2013 में उनका देहांत हो गया था लंबी बीमारी की वजह से, लेकिन उनका क्षतिपूर्ति हम लोग का अभी तक नहीं हुआ है। बहुत समाज सेवी थे, गरीब बच्चों को पढ़ाना, मजलूसों को माने जहाँ भी माने दिन रात माने हेल्प करना उनका फितरत में था। उनका देन है कि इस मुजफ्फरपुर का सांसद जो है कैप्टन निषाद हुआ करते थे, उसका जड़ रोपा हुआ श्री राम पुकार सहनी जी का है। उसका देन है कंचन सहनी जैसे लोग जिला पार्षद हुए, हमारे जैसे लोग खड़ा है। वो बहुत बड़े समाज सेवी थे, इसलिए उनका पुण्यतिथि उनके लड़के 2 हैं, लेकिन बड़ा लड़का विनय कुमार विपिन के सौजन्य से उनका हर साल अपने समाज के लोगों के द्वारा ये कार्यक्रम मनाया जाता है। भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा के सदस्यों ने रंगकर्मी संजीत किशोर की आकस्मिक निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। नाट्य संस्था कायाकल्प के संस्थापक, हिंद सेना के संयोजक, शिक्षक एवं रंगकर्मी संजीत किशोर का रविवार को पटना में इलाज के दौरान हुए निधन पर मंगलवार को पुरानी गुदरी रोड स्थित भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के उपस्थित कलाकारों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। वहीं संघ के सचिव अजय कुमार विजेता ने कहा, अभिनेता, रंगकर्मी व शिक्षक संजीत किशोर के असामयिक निधन से कला जगत शोक में है। उनके निधन पर जिले को अपूर्णीय क्षति हुई है। उनके जाने से गली नुक्कड़ पर उनकी आवाज अब नहीं गूंजेंगी। आज का जो है श्रद्धांजलि सभा भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा की ओर से संजीत किशोर जी, जो शहर के रंगकर्मी, कलाकार, नाट्यकर्मी थे,
और कायाकल्प संस्था के सचिव थे, जो कि अपने शुरुआती दौर में इप्टा से कार्यक्रम करते रहे और इप्टा से जुड़े हुए थे और बाद के दिनों में कायाकल्प से जुड़ करके उन्होंने बहुत सारे नाटकों को अंजाम दिया है। वो उनके माध्यम से बहुत सारे कलाकार जो है लाभान्वित हुए हैं, युवाओं को उन्होंने जोड़ा है। श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से मुजफ्फरपुर में एक ऐसे कलाकार जो बहुत ही सक्रिय रूप से शहर में तमाम सांस्कृतिक संगठनों को लेकर के काम कर रहे थे, वैसे कलाकार का है आज निधन हो गया है। हम तमाम कलाकार, संगठनकर्ता, सांस्कृतिक कर्मी आज हम जुटे हैं ताकि उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर सके और मुजफ्फरपुर में जो रिक्त हो चुका जो स्थान है उनके जाने के बाद हम कलाकार उनकी भरपाई करते रहें, कलाक्रम को आगे बढ़ाते रहें। आज की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।